Hello students, a very warm welcome to you all in my class, in the class of accountancy, class 11th, where we are dealing with the concept of term 2 related to the chapter that is financial statement. Students, in our class, we will deal the concept related to the financial statement and also try to deal the various practical approach related to the accounting treatment of financial statement. Students, as we know, as we have earlier studied that financial statement is a very important step of accounting procedure where we calculate the profit and loss and try to know whether the working of the firm is going good or not, and identify whether there is any need of any change or not, and if there is any need of any change, that should be rectified very clearly. Okay, so let us start the concept let us start to know the concept of financial statement. First of all, we will deal with the literal concept of फाइनेंशियल स्टेटमेंट. सबसे पहले हम जानते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की लिटरल मीनिंग क्या है ना. जहां हम बात करेंगे फाइनेंशियल वर्ड की, मीन्स फाइनेंशियल मीन्स एनीथिंग दैट इज रिलेटेड विद द मनी, रिलेटेड विद मनी. मीनवाइल statement means an informative narration, but in the terms of accountancy we should say the informative document could be defined as a statement. Means integrating both, we could say that कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है अल्टीमेटली ये एक ऐसा स्टेटमेंट है, या यूँ कह लें ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है रिलेटेड टू द फैक्टर, रिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट विद द मनी. मनी के बारे में यानी पैसे के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन देने वाला डॉक्यूमेंट है वो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जा सकता है. इट इज लिटरल मीनिंग. ओके, इट इज द लिटरल मीनिंग मीन्स अ डॉक्यूमेंट which disclose the information of money. ओके, हम जब पैसे के बारे में, जब मनी ऑफ फाइनेंस और फाइनेंशियल रिसोर्सेज के बारे में बातें करते हैं, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम कह सकते हैं दैट द डॉक्यूमेंट थ्रू विच वी आर डीलिंग विद दीज एस्पेक्ट दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ओके, सो लेट अस कम टू नो the concept of financial statement in a very rich manner or in a wider manner. Okay, let's deal. अगर हम बात करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, तो इससे पहले कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट डील करें, आई वुड लाइक टू रिकॉल द प्रोसीजर ऑफ अकाउंटेंसी, प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग एक्चुअली. जहां हम अगर प्रोसीजर की बात करते हैं, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें हम सबसे पहले एक्चुअली सबसे पहले स्टेप 1 में हम अपने डॉक्यूमेंट की रिकॉर्डिंग करते हैं, अपने ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग करते हैं. ठीक है, ये रिकॉर्डिंग जो होती है, ये रिकॉर्डिंग होती है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में. ठीक है, हम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में सबसे पहले रिकॉर्डिंग करते हैं, और इसके बाद स्टेप 2 में जो है हम क्लासिफाई करते हैं अपने ट्रांजैक्शन को, क्लासिफाई करते हैं अपने सारे ट्रांजैक्शन को
जो हमारे लेजर में किए जाते हैं रिकॉर्ड, ठीक है। यानी कि लेजर में हम अपने ट्रांजेक्शन को क्लासिफाई करते हैं। और इसके बाद स्टेप 3 में जब हम आते हैं तो स्टेप 3 में हम समराइज करते हैं, अपने सारे इंफॉर्मेशन को समराइज करते हैं। और समराइज करने के लिए यूज करते हैं हम ट्रायल बैलेंस का। तो ट्रायल बैलेंस की हेल्प से हमने जितने भी लेजर खोले हैं किसी भी अकाउंट के, उन सारे लेजर का फाइनल बैलेंस जानते हैं। और लास्ट में आकर के फाइनल स्टेप के रूप में हम कैलकुलेट करते हैं वेदर द फर्म हैज अर्न्ड प्रॉफिट और लॉस, एंड दिस स्टेप हैज टू बी अडॉप्टेड विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और यू कैन से फाइनल अकाउंट, ठीक है। तो अल्टीमेटली अभी तक हम लोगों ने 3 इनिशियल स्टेप देखे थे। हमने बातें की थी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री के बारे में, हमने बातें की थी लेजर के बारे में, हमने बातें की थी ट्रायल बैलेंस के बारे में। नाउ वी आर गोइंग टू डील द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट व्हिच इज आल्सो नोन एज फाइनल अकाउंट. As the name suggests, it is the final document which the firm has to be prepared for showing the transaction in his organization during a specific period of time. So that is why you could say that financial statement is another name of final account. Means an account or a document, an account or a document which the firm used to calculate profit and loss and financial position during a specific period of time. ठीक है। तो अल्टीमेटली हम उन सारे ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उन सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जो हमारे एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में एग्जिस्ट करते हैं, फॉल करते हैं, ठीक है। और ऐसी कंडीशन में उन सारे डॉक्यूमेंट्स को या उन सारे अकाउंट को हम फाइनल अकाउंट में कवर करते हैं, जिसकी हेल्प से हमारी फर्म में प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन होती है और साथ ही साथ हम अपने फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन भी जान पाते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल पोजीशन और प्रॉफिट एंड लॉस ये दोनों मेन ऑब्जेक्टिव हैं हमारे ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, ठीक है। देयरफॉर वी कुड से दैट द फाइनल अकाउंट मींस वेयर द फाइनल वर्ड्स इज रिलेटेड विद द एंडिंग प्रोसेस and it focused on calculation of profit and loss and also financial position of the firm. इन दो बेसिक ऑब्जेक्टिव से हमारी फर्म में जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको जानने के लिए और अल्टीमेटली जो फर्म की प्रॉफिट एंड लॉस है इसको कैलकुलेट करने के लिए जो है हम अपने फर्म में फाइनेंशियल अकाउंट बनाते हैं या फाइनल अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। अब इसके कंटेंट की बात करें, इट कवर्स 3
actually two document and two account and a ledger. First account is trading account, through which we calculate the core profit of the business. Second account is profit and loss account, through which we calculate the profit and loss of the firm. Actually, you could say net profit. And the third statement which we use to ascertain the balance or the asset and liability, that is known as बैलेंस शीट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करती हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कवर करती हैं। तो आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म ऑल यू अगेन दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनल अकाउंट इज एन अकाउंट और द डॉक्यूमेंट through which the firm calculate the profit and loss and financial position during a specific period of time। फर्म जो है एक अल्टीमेट एक ऐसा डॉक्यूमेंट बनाती है या एक ऐसा अकाउंट बनाती है जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए फर्म में होने वाले प्रॉफिट एंड लॉस और उस प्रॉफिट एंड लॉस से फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन की कैलकुलेशन करती है। और इसके लिए हम तीन चीज़ों का सहारा लेते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, होप द कॉन्सेप्ट इज वेरी मच क्लियर टू यू। अब नाउ वी विल डिस्कस ऑल दीज टॉपिक thoroughly one by one। okay, so initially before discussing the topic again before you, I would like to remind the features of financial statement and the basic objective of the preparation of financial statement, that is दैट इज अल्टीमेटली। सबसे पहले हम बात करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, तो प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल पीरियड, एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल पीरियड, चाहे वो फाइनेंशियल पीरियड एक महीने का हो, क्वार्टरली हो, 6 मंथ हो या फिर एनुअल हो, लेकिन एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के बाद ही हम इसकी प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर है हमारा, दैट इज प्रिपेयर फॉर द कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। The period for which the accounting of the financial statement has been prepared, for the same period whatever the profit and loss has been calculated, has been earned by the company, it is calculated with the help of financial statement। Third important thing, it also ascertain the financial position of the firm for that particular time period। ठीक है, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए क्या फाइनेंशियल पोजीशन है उसकी भी कैलकुलेशन करते हैं। और इट कवर्स ट्रेडिंग अकाउंट, प्लस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्लस बैलेंस शीट। ठीक है, इन चार चीज़ों की कैलकुलेशन हम करते हैं। सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट की कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कैलकुलेशन करते हैं और इसके बाद जो है हम अल्टीमेटली लास्ट में जब इन दोनों की कैलकुलेशन कर लेते हैं तो बैलेंस शीट की कैलकुलेशन या बैलेंस शीट की प्रिपरेशन
करते हैं। सो होप दीज फीचर्स आर वेरी मच क्लियर टू यू, जहां हमने बताया कि ये प्राइम फीचर्स हैं हमारे। और इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट फीचर्स, दैट इज इट विल बी प्रिपेयर एज पर एक्रूवल मेथड। ठीक है, जहां पे पैसा मिला हो या ना मिला हो, अगर उससे रिलेटेड ट्रांजेक्शन हो गया है तो ऐसी कंडीशन में उसकी एंट्री हम करेंगे। ठीक है, सो दीज आर द मेजर फीचर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेट अस रीड द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज वी हैव डिस्कस्ड बिफोर यू, दैट इज trading account, balance, profit and loss and balance sheet. Let us discuss it all one by one and let us come to know that what these account contain and how these could be prepared. Okay, so let us start. Deal and discuss the format of trading account, and dealing that we will came to know that what the transaction and what are the items that should be debited in the debit side, and that what are the items that should be credited in the credit side of this format of trading account. सबसे पहले तो हम ये बता दें कि ट्रेडिंग अकाउंट जो हम बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट की प्रिपरेशन जो है हम नॉमिनल अकाउंट के रूल पे करेंगे, यानी वो सारे ट्रांजैक्शन जो फर्म को लॉस या एक्सपेंस बियर कराते हैं वो डेबिट होंगे, और साथ ही साथ वो सारे ट्रांजैक्शन जो फर्म को गेन या फर्म को इनकम जनरेट कराते हैं उनको हम क्रेडिट करेंगे। एंड आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑल द कोर बिजनेस आइटम, जब सारे कोर बिजनेस एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड कर दिया जाएगा तो ऐसी कंडीशन में क्रेडिट के टोटल को डेबिट के टोटल से घटा के सरप्लस और डेफिसिट की कैलकुलेशन करेंगे हम। अगर क्रेडिट में सरप्लस आता है तो ऐसी कंडीशन में वी आर इन द सिचुएशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, एंड एज वेल एज अगर क्रेडिट में डेफिसिट आती है देन इन दैट केस वी आर इन द कंडीशन ऑफ अर्निंग और बियरिंग यू कैन से द ग्रॉस लॉस। यहाँ हम यह आपको बताते चलें कि कोर बिजनेस एक्टिविटी उन सारी एक्टिविटीज़ को कहते हैं जो अल्टीमेटली परचेज और सेल से रिलेटेड होता है, और या यूँ कह लें कि जिनके बिना परचेज या सेल पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो ये सारी कोर बिजनेस एक्टिविटीज़ हमारे ट्रेडिंग के क्रेडिट और डेबिट साइड में नॉमिनल अकाउंट के रूल के बेसिस पे जाएगी। और जब हम सारी कोर बिजनेस एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड कर लेंगे तो कंपैरिजन के बेसिस पे क्रेडिट सरप्लस को ग्रॉस प्रॉफिट और क्रेडिट की डेफिसिट को ग्रॉस लॉस के नाम से डेफिसिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे विद द डिफरेंशियल फिगर। सो लेट अस कम टू नो that what the transaction should be recorded in the debit and credit side of the trading account. First of all हम बात करें डेबिट साइड की, तो ईयर की बिगनिंग पे या फाइनेंशियल पीरियड की बिगनिंग पे जो स्टॉक हमारे पास था उस स्टॉक को हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। इसके बाद हम नेट परचेज को अल्टीमेटली रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड। नेट परचेज का मतलब होता है कि परचेज में से परचेज रिटर्न को, या उसी को हम रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं, तो परचेज रिटर्न को या रिटर्न आउटवर्ड को लेस करने के बाद जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को हम रिकॉर्ड करेंगे एक्सटर्नल कॉलम में। और अल्टीमेटली इसके बाद जो प्रोडक्टिव वेजेस हैं, यानी वो वेजेस जो हमारे एम्प्लॉयज़ को दी जाती हैं, उन एम्प्लॉयज़ को जो हमारी फैक्ट्री में काम करते हैं, तो वो भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। और अल्टीमेटली इसके बाद सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंस लिखे जाएंगे डेबिट साइड में, यानी वो सारे एक्सपेंस जिनके बिना गुड्स की प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं हो, और अल्टीमेटली जिनके बिना प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है वो उनके बिना सेल भी पॉसिबल नहीं हो सकता। या यूँ कह लें फैक्ट्री से रिलेटेड सारे एक्सपेंसेस डायरेक्ट एक्सपेंस में लिखे जाते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल वेजेस, एज आई टोल्ड टू यू कि वेजेस हमारे फैक्ट्री लेबरर को दी जाती है जो हमारी फैक्ट्री में वर्क प्रोवाइड करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सिमिलरली अगर वेजेस और सैलरी एक साथ दी हो और वेजेस पहले दिया हो तो ऐसी कंडीशन में हम सैलरी को इग्नोर करके वेजेस की बात करेंगे और वेजेस के बेसिस पे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में इसको रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, सिमिलरली व्हेन वी टॉक अबाउट डायरेक्ट एक्सपेंस, some more direct expense could be recorded as in the form of credit
कैरेज इनवर्ड, कभी कभी कैरेज इनवर्ड को कैरेज ऑन परचेज भी लिखते हैं, या केवल कैरेज दिया हो तो उसे भी हम कैरेज इनवर्ड के रूप में रिकॉर्ड करेंगे, और इसकी रिकॉर्डिंग भी डेबिट साइड में ही होगी। सो एज आई सेड दैट ऑल दीज थ्री आइटम आर ऑलमोस्ट सेम। कैरेज लिखें या कैरेज इनवर्ड लिखें या कैरेज ऑन परचेज लिखें, तीनों बातें एक ही हैं, और तीनों ही ट्रांजेक्शन को ट्रेडिंग के डेबिट साइड में नॉमिनल अकाउंट के बेसिस पे रिकॉर्ड किया जाएगा। इसके बाद अगर कोई फ्यूल गैस एंड पावर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है तो भी उसे हम ट्रेडिंग के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। फ्रेट एंड कार्टेज से रिलेटेड एक्सपेंस है अगर कोई, तो उसे भी ट्रेडिंग के डेबिट साइड में डायरेक्ट एक्सपेंस मान के रिकॉर्ड किया जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस के नाम से अगर कोई ट्रांजेक्शन हमने रिकॉर्ड किया है ट्रायल बैलेंस में, तो उस ट्रांजेक्शन को भी हम अपने ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में डायरेक्ट एक्सपेंस मान करके रिकॉर्ड करेंगे। अल्टीमेटली इसके अलावा अगर हमने फैक्ट्री से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंस बियर किया है तो वो सारे फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंस जो है हमारे ट्रेडिंग के डेबिट साइड में रिकॉर्ड किए जाएंगे, चाहे फैक्ट्री लाइटिंग हो चाहे फैक्ट्री रेंट हो। ठीक है। सिमिलरली अगर हमने पोर्ट पे कोई एक्सपेंस पे किया है रिलेटेड टू द इम्पोर्ट, तो ऐसे सारे ट्रांजेक्शन को हम ट्रेडिंग के डेबिट साइड में डायरेक्ट एक्सपेंस मान के रिकॉर्ड करेंगे, चाहे वो डॉक चार्जेस हो चाहे वो क्लियरिंग चार्जेस हो। ठीक है। सिमिलरली व्हेन वी टॉक अबाउट द इम्पोर्ट ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी, तो इसे भी हम ट्रेडिंग के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। और अगर हमारे प्रोड्यूसर को अपने गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए किसी भी टाइप की रॉयल्टी देनी पड़ती है, तो ये रॉयल्टी पेबल अगर है तो इसे भी ट्रेडिंग के डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के हम उन सारे एक्सपेंसेस को डेबिट करेंगे जो हमारी फर्म में अल्टीमेटली नॉमिनल नेचर शो करती है, और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात जो हमारे कोर बिजनेस ट्रांजेक्शन से रिलेटेड होती है। और इसके बाद अगर हम बात करें क्रेडिट साइड की, तो क्रेडिट साइड में सबसे पहले हम रिकॉर्ड करेंगे हम अपनी सेल को, और सेल को भी स्पेशली नेट सेल को रिकॉर्ड करेंगे, यानी सेल में से सेल रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड को लेस करने के बाद हम जो वैल्यू आएगी उसे एक्सटर्नल कॉलम में अमाउंट वाले कॉलम में ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है। होप मैं आपको समझा पाया हूँ कि नेट सेल की वैल्यू किस तरीके से रिकॉर्ड की जाएगी। एज आई टोल्ड टू यू कि अगर केवल सेल दिया हो तो केवल सेल एक्सटर्नल कॉलम में जाएगी, लेकिन अगर सेल भी दिया हो और उसके साथ साथ आपको रिटर्न इनवर्ड या सेल्स रिटर्न के नाम से कोई ट्रांजेक्शन दिया हो, तो इस रिटर्न इनवर्ड को सेल से घटाने के बाद जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को हम अमाउंट वाले कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे। इफ़ द क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन इन द एडजस्टमेंट ओनली देन इट विल बी रिकॉर्डेड इन ट्रेडिंग्स क्रेडिट। ट्रेडिंग के क्रेडिट में क्लोजिंग स्टॉक केवल तभी रिकॉर्ड होगा जब हमारे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू एडजस्टमेंट में यानी एडिशनल इन्फॉर्मेशन के रूप में दी हो, यानी कि ट्रायल बैलेंस के बाद जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी जाती है, अगर उस एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमारे ट्रायल बैलेंस क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू दी होगी, तब उस क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा। अदरवाइज इसे हम केवल बैलेंस शीट में दिखाते हैं। इसके बाद एज आई टोल्ड टू यू, जब सारे ट्रांजेक्शन सारी इन्फॉर्मेशन को हम रिकॉर्ड कर लेंगे तो क्रेडिट के टोटल को डेबिट के टोटल से घटा करके हम ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस की कैलकुलेशन करेंगे। आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू ऑल कि फॉर्मेट के नाम पर हम केवल दो चीज़ें कंसीडर करेंगे। एक डेबिट में ओपनिंग स्टॉक और दूसरा क्रेडिट में क्लोजिंग स्टॉक। इसके बाद नेट परचेज को हम रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड और नेट सेल को रिकॉर्ड करेंगे हम क्रेडिट साइड। ठीक है। इसके बाद जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस हैं वो सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है हमारे, चाहे वो वेजेस हों चाहे सैलरी हो, जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो सारे डायरेक्ट एक्सपेंस जो है हम डेबिट में रिकॉर्ड कर देंगे। फिर सारे डायरेक्ट एक्सपेंस को रिकॉर्ड करने के बाद जो है जितनी भी चीज़ें आएंगी हमारी वो डिफरेंशियल फिगर में आएंगी, और ये डिफरेंशियल फिगर अगर क्रेडिट साइड में सरप्लस शो करता है तो इसकी कंडीशन में हम ग्रॉस प्रॉफिट की रिकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है।
ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब द सरप्लस ऑफ क्रेडिट बैलेंस इन द ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम द डेबिट साइड। सिमिलरली अगर हम बात करें ग्रॉस लॉस की, तो ग्रॉस लॉस का मतलब हमारे डेबिट के टोटल का क्रेडिट के टोटल से जो डिफरेंस है दैट इज शोन इन द डेबिट साइड। मतलब जो सरप्लस है वो डेबिट साइड अधिक है और क्रेडिट में डेफिसिट है। तो ऐसी कंडीशन में ग्रॉस लॉस एग्जिस्ट करेगा, यानी जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है उस प्रॉफिट एंड लॉस को हमने ट्रांसफ़र किया जो क्रेडिट साइड है उसमें। ये कंडीशन तब एग्जिस्ट करेगी जब हमारा प्रॉफिट जो क्रेडिट साइड है वो कम होगा और डेबिट साइड अधिक होगा। सो होप मैं फॉर्मेट आपको ट्रेडिंग का समझा पाया हूँ। अब इससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन अपने अगले क्वेश्चन चैप्टर में करेंगे, अपने लेक्चर में कवर करेंगे अगले, और साथ ही साथ कवर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट, ताकि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डिस्कस कर पाएँ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।